आज के वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो है मॉडेम का। मॉडेम क्या होता है? तो मॉडेम वह उपकरण है, मॉडेम वह डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़कर समीप यानी कि नज़दीक अथवा दूर के क्षेत्रों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि इन्फॉर्मेशन को दूर भेजना है, इंटरनेट के माध्यम से भेजना है, तो मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। मॉडेम मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम है। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम के प्रयोग के द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करके सूचनाओं का संचार करते हैं। चित्र में भी देख रहे हो आप, ये जो चित्र है इसमें डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर डिजिटल में भेजा गया, या फिर इधर से देखो डिजिटल को एनालॉग में फिर एनालॉग करके डिजिटल में कन्वर्ट करके मैसेज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मॉडेम के उपयोग से लाभ ये है कि टेलीफोन लाइन के द्वारा डिजिटल के एनालॉग ट्रांसमिशन के अतिरिक्त अच्छे मॉडेम डाटा ट्रांसमिशन में शुद्धता संबंधी परीक्षण भी कर सकते हैं। डाटा सही है कि नहीं सही है आपका, मॉडेम इसकी क्लियरिटी करके बता सकता है। ये मॉडेम का बहुत बड़ा लाभ है। कई मॉडेम तो एक से अधिक डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए बनाए जाते हैं, और अनेकों मॉडेम आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता अधिक हो जाती है इससे, जिसे विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। ऐसे मॉडेम को हम स्मार्ट मॉडेम भी कहते हैं। किसको? जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, विभिन्न परिस्थिति में कार्य करने के लिए प्रोग्राम बना करके जिस मॉडेम का हम यूज़ करते हैं वो मॉडेम हमारा स्मार्ट मॉडेम कहलाता है। ये मॉडेम दो प्रकार के, एक्सटर्नल मॉडेम और इंटरनल मॉडेम। पिछले क्लास में भी था। एक्सटर्नल मॉडेम छोटे डिब्बे के समान होते हैं जिन्हें कंप्यूटर के साथ रखा जाता है। आप अपने लैब में आकर के देखना, कंप्यूटर मॉडेम रखा गया है। एक्सटर्नल मॉडेम में कुछ सूचक होते हैं जो मॉडेम चार्ज से ऑन हुआ तो उसमें लाइट जल जाएगी ऑन की, तथा उसकी गतिविधियों के विषय में संकेत देते हैं कि नेट ऑन है कि नहीं ऑन है, नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नेट स्लो है क्या, ये सब जानकारी देते हैं। मॉडेम में छोटे छोटे स्पीकर भी लगे होते हैं, यानी कि ऑन होते ही बिप की भी आवाज़ करता है। इस प्रकार मॉडेम को सरलता से एक कंप्यूटर से हटाकर दूसरे कंप्यूटर में भी हम लगा सकते हैं। मगर जो इंटरनल मॉडेम है, यानी कि आंतरिक मॉडेम को हम इंटरनल मॉडेम कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर CPU पे लगा होता है, इसे हम PCMCI यानी पर्सनल कंप्यूटर एंड मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनल मॉडेम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड के समान दिखाई देता है, यानी कि एक सर्किट के समान दिखाई देता है। इसको यूज़ करना, सेट करना तो सरल होता है, परंतु यूज़ करना अपेक्षाकृत कठिन, यानी कि एक्सटर्नल मॉडेम की अपेक्षाकृत कठिन होता है। इसी कारण इसका प्रयोग कम करते हैं। मॉडेम को इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो मॉडेम को इंस्टॉलेशन का मतलब यह है कि मॉडेम को किसी खाली कम्युनिकेशन पोर्ट का क्या मतलब है कि CPU में जो पोर्ट खाली है वहाँ पे आप लगा दो कम्युनिकेशन पोर्ट 1 में या फिर 2 में जोड़ दो। यदि सिस्टम यूनिट से मॉडेम को जोड़ दिया गया है तो क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नहीं किए हैं आप तो सिस्टम यूनिट की पावर ऑन करते ही विंडोज़ 95 और कोई विंडोज़ हो उसको डिटेक्ट करता है, उसको रीड कर लेता है और आपको यानी कि यूज़र को उसे इंस्टॉल करने की एडवाइस देता है। वैसे किसी कम्युनिकेशन पोर्ट से जोड़कर मॉडेम को इंस्टॉलेशन स्वयं ही की जा सकती है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है। इंटरनेट से जुड़ते कैसे हैं? तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपको इंटरनेट पर किसी सर्वर से जुड़ना होगा। यानी जब इंटरनेट सर्वर करता क्या है, तो सर्वर नेटवर्क पर उपलब्धित एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो विभिन्न कंप्यूटर्स द्वारा किए गए निवेदन, यानी कि जो हम नेट से ढूंढते हैं वो निवेदन होते हैं, उनको वो सर्व करता है, यानी कि हमारे सामने ला करके प्रस्तुत करता है। तो यदि आप इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं तो दो विधियां हैं। पहला है डायल अप कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट से जुड़ना। डायल अप कनेक्शन क्या है? डायल अप कनेक्शन आपके कंप्यूटर तथा ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर के मध्य संबंध स्थापित कर एक अस्थायी कनेक्शन होता है। अस्थायी नहीं, परमानेंट नहीं होता, अस्थायी होता है। आगे इसकी भी चर्चा होगी। डायल अप कनेक्शन मॉडेम के द्वारा जब आप इसको इस्टेब्लिश करते हैं, डायल अप कनेक्शन को स्थापित करते हैं, तो जो साधारण टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके ISP सर्वर के नंबर को डायल करते हैं, यानी कि एक उसका नंबर तो उसको डायल करना होता है, इसीलिए इसका नाम डायल अप कनेक्शन है। डायल अप को स्विचिंग सेवा भी कहते हैं। डायल अप के माध्यम से जो कनेक्शन स्थापित होता है उसकी बैंडविड्थ कम होती है, यानी कि 400 हर्ट्ज तक ही हो सकती है। यह कनेक्शन सस्ता होता है मगर इसकी स्पीड धीमी होती है। लीज्ड लाइनें आपके लिए इंटरनेट को 24 घंटे उपलब्ध कराती हैं, परंतु जो डायल अप कनेक्शन है
केवल उतने समय के लिए ही आपको इंटरनेट का कनेक्शन जोड़ता है जितना आप चाहते हैं। यदि इसके बाद आप अपने कंप्यूटर पर सर्वर को से डिस्कनेक्ट यदि कर भी सकते हैं। इस प्रकार यदि आप दोबारा एक बार बाहर आ गए, नेट को डिस्कनेक्ट कर दिया और आप दोबारा फिर नेट की सुविधा चाहते हैं तो पुनः आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, डायल अप करना पड़ेगा, तब जाके होगा। भारत में इंटरनेट सेवाएं मुख्यतः BSNL के द्वारा यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा अगस्त 1995 से उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इसके लिए संचार नेट नामक एक सार्वजनिक नेटवर्क बनाया गया। BSNL के यानी कि नेट के लिए संचार नेट एक सार्वजनिक नेटवर्क बना जिसके 42 नोड्स हैं। और कहाँ तक हैं ये, तो भारत के लगभग 100 से अधिक शहरों में ये इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इस नेटवर्क का संचालन यानी कि जो 42 नोड्स हैं इनके संचालन के लिए भारत में भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा सहयोग लिया जा रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL द्वारा मुख्यतः 2 प्रकार के इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, PSTN और ISDN। PSTN में किसी कंप्यूटर को साधारण टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट जोड़ा जाता है। जिसके अगर टेलीफोन लाइन वो कनेक्शन वाला होगा, वो यदि चाहे तो उससे नेट चला सकता है अपने कंप्यूटर को जोड़ करके। जबकि जो ISDN है इसमें कार्य के लिए विशेष प्रकार की लाइनें डाली जाती हैं जो केवल इंटरनेट का ही प्रयोग करती हैं, फ़ोन का प्रयोग नहीं करती हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास वो चीज़ें होनी चाहिए जिसके हम नेट चला सकें। तो पहला है पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, दूसरा मॉडेम होना चाहिए, टेलीफोन लाइन होनी चाहिए और सब कुछ रहते हुए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, यानी कि हम इंटरनेट की सुविधा देने वाला भी होना चाहिए जो हमें नेट चलाने की सुविधा दे। जो दूसरा तरीका है इंटरनेट का वो है लिस्ड लाइन के द्वारा नेट कनेक्शन। लिस्ड लाइनें आपके कंप्यूटर को सीधे किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP से केबल के द्वारा जोड़ देती हैं। लिस्ड लाइनें इंटरनेट से जोड़ने का एक सीधा माध्यम है तथा यह पूरे 24 घंटे उपलब्ध रहता है। यह अत्यंत तीव्र परंतु महंगा कनेक्शन होता है। लिस्ट लाइनें महंगी होती हैं। सीधे जुड़ने के अन्य माध्यम से ISDN हो गया, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, T1 लाइन, T3 लाइन है। ISDN का जो कनेक्शन है वो 128 kbps की गति प्रदान करता है। इससे बढ़ के T1 लाइन है 1544 mbps की गति प्रदान करता है और जो T3 लाइन है वो 44,736 mbps की गति प्रदान करता है। इतना तगड़ा नेटवर्क है, उसका स्पीड इतनी ज़बरदस्त होती है। इसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। यह एक नेटवर्किंग व्यवहार है। क्या करता है ये, तो ध्वनि को, वीडियो को, डाटा सेवाओं को इंटीग्रेट प्रदान करता है, यानी कि हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसके लिए डिजिटल ट्रांसमिशन मीडिया का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पैकेट स्विचिंग का क्या मतलब है? पैकेट स्विचिंग का मतलब होता है कि किसी मैसेज को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना और फिर सीक्वेंस के अनुसार ट्रांसफ़र करना। आजकल एक अत्यंत प्रचलित डायरेक्ट कनेक्शन यानी कि डिजिटल DSL है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL में डिजिटल डाटा को एनालॉग में परिवर्तित न करके सीधे ही भेज दिया जाता है, कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। DSL कनेक्शन की जो स्पीड होती है वो 7.2 Mbps की होती है। और अगला हमारा है ब्रॉडबैंड के द्वारा नेट कनेक्शन। आज दूरसंचार उद्योग के द्वारा कई ब्रॉडबैंड उपलब्ध हैं। ब्रॉडबैंड शब्द का प्रयोग उस डाटा संयोजन को व्यक्त करने के लिए करते हैं जो डाटा को मॉडेम का प्रयोग कर स्टैंडर्ड डायल-अप संयोजन, यानी कि थोड़ा जो डायल-अप कनेक्शन था ना उससे स्टैंडर्ड हो गया, अच्छा हो गया। इसके द्वारा डाटा ट्रांसमिशन की गति पहले की अपेक्षा अधिक तीव्र हो गई है। भारत में प्रायः सभी कंपनियों द्वारा दी जा रही ब्रॉडबैंड सेवा का ट्रांसफ़र रेट न्यूनतम 256 kbps है, जो पहले का जो अधिकतम था, यानी कि जो डायल-अप कनेक्शन का जो हाईएस्ट था उससे भी अधिक है ब्रॉडबैंड की सेवा। अब ये तो कनेक्शन की बात थी। अब है वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं। इंटरनेट पर जब कोई यूज़र अपने कंप्यूटर पर विभिन्न साइट्स खोलता है, ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने इंटरनेट पे कोई सूचना प्राप्त करते हैं तथा इन साइट्स पर उपलब्ध जानकारियों को देखते हैं, स्टोर करते हैं, तो ये सब करने की प्रक्रिया को हम सर्फिंग कहते हैं, नेट सर्फिंग कहते हैं। और नेट सर्फिंग के दौरान जिस सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा यूज़ पड़ता है उसको हम ब्राउज़र कहते हैं, जैसे गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा मिनी। जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करोगे आपको जानकारी नहीं मिलने वाली है।
इस प्रकार ब्राउज़र वह प्रोग्राम है जो आपको नेट पर विभिन्न साइट्स तक पहुंचाता है तथा उन पर उपलब्ध विषय सामग्री या जानकारियों को आपके कंप्यूटर पर प्रदर्शित करता है। किसी साइट को खोलने के लिए आपको उस साइट का एड्रेस यानी कि वेबसाइट या यूआरएल कह लो ब्राउज़र को देना पड़ता है, यानी कि एड्रेस बार में लिखना पड़ता है। ब्राउज़र के एड्रेस बार में साइट यूआरएल देने पर ब्राउज़र उस साइट का जो प्रथम पेज है, जो होम पेज है, वो आपके सामने ला करके रख देता है। वास्तव में ब्राउज़र्स जो होते हैं हमारे वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि हाइपर टेक्स्ट फाइलें, जिनका वर्णन हम लोग पहले देख चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट फाइलें, हाइपर टेक्स्ट पेजेस, HTML पेजेस, उनको प्रस्तुत करता है। उस पर विभिन्न संसाधनों अथवा सूचनाओं को एक्सेस करने में सहायता प्रदान करते हैं। यद्यपि इनके द्वारा अन्य प्रकार की फाइल प्रणालियों को भी एक्सेस किया जा सकता है। वैसे तो बाज़ार में अनेक ब्राउज़र्स उपलब्ध हैं, जैसे मोज़ैक हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एमक्यूब हो गया, परंतु इनमें से दो केवल नेटस्केप नेविगेटर तथा माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज़्यादा। जब आप कंप्यूटर खरीदोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ब्राउज़र मिलता है जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। यद्यपि मोज़ैक नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन NCS द्वारा विकसित किया गया सर्वप्रथम ब्राउज़र है, परंतु आजकल नेटस्केप नेविगेटर का तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है। ब्राउज़र इंटरनेट से किसी डॉक्यूमेंट को आपके कंप्यूटर पर प्रदर्शित करता है, यानी कि नेट से जो आप चाहते हो वो ब्राउज़र ला करके देता है। इसमें किसी विंडो आधारित प्रोग्राम की बात की अनेक सुविधाएं जैसे बटन, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार सब होती हैं, जो आपको इसके ऑपरेशंस के कंट्रोल में सहायता, आप उसको कंट्रोल कर लो, उसको चला सको। जैसे आप गूगल चलाते हैं ना, उसमें कोई सूचना आती है तो ऊपर नीचे करके पढ़ सकते हैं, ये सारी सुविधाएं होती हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के रूपों में कुछ अंतर हो सकता है, अर्थात इनमें दी गई सुविधाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जो आपके द्वारा चयनित ब्राउज़र पर निर्भर करती है। वो सूचनाएं ब्राउज़र पर भी डिपेंड करती हैं और एक ही सूचना को जितने लोग उसमें डालते हैं, नेट पे डालते हैं, उसमें भी अंतर हो सकता है कि वो किस प्रकार की सूचना को किस रूप में डालता है। नेट सर्फिंग के अतिरिक्त ब्राउज़र्स ईमेल, न्यूज़ ग्रुप आदि की सुविधाएं प्रदान करता है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है प्लगइन्स का, मीडिया एवं प्लगइन्स। जब वेब पेजों को एक्सेस करते हैं, जब वेब पेज खोलते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं, जो सामान्यतः इनमें ध्वनि, वीडियो, एनिमेशन, 3D यानी कि मल्टीमीडिया का प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी हम देखते हैं। ये सभी प्रभाव मल्टीमीडिया के नाम से जाने जाते हैं। कुछ मल्टीमीडिया जो स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया कहलाते हैं। स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया वेब पेज के एक्सेस के साथ साथ प्ले हो जाते हैं, यानी कि ओपन हो जाते हैं, जबकि कुछ को प्ले करने के लिए सर्वप्रथम कंप्यूटर पर डाउनलोड करना पड़ता है। यानी कुछ तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं और कुछ कब ओपन होंगे, जब आप उसको डाउनलोड करेंगे। तो जब उसको डाउनलोड करना पड़ता, मल्टीमीडिया फाइलों में सदैव यह आवश्यकता रहती है कि आपका ब्राउज़र प्लगइन्स हो, प्लगइन्स प्रोग्राम का प्रयोग करे। प्लगइन्स है क्या? तो प्लगइन्स कुछ हमारे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके ब्राउज़र की क्षमताओं को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? जैसे ये ब्राउज़र्स को ऑडियो तथा वीडियो क्लिप को प्ले करने के योग्य बनाते हैं कि आप वीडियो चला सकते हैं, ऑडियो चला सकते हैं तथा कुछ अन्य कार्य से डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल को डिकम्प्रेस कर सकते हैं। प्लगइन्स ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के साथ ही आते हैं तथा इन्हें विशेष वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। कुछ प्लगइन्स सॉफ्टवेयर जैसे MS नेट शो, फ्लैश प्लेयर होता है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर होता है, रियल प्लेयर वीवो होता है। ये कहने का मतलब ये है कि ये सभी मीडिया प्लेयर हैं जो ब्राउज़र से डायरेक्ट कोई वीडियो आप चलाना चाहते हो तो वो चलाने की सुविधा देते हैं। और यदि आपके पास ये मीडिया प्लेयर नहीं है तो आप ब्राउज़र से डायरेक्ट कोई वीडियो, कोई ऑडियो नहीं चला सकते। अब है कि इंटरनेट से सूचनाएं प्राप्त करना। इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात यूज़र कंप्यूटर से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु इसके लिए एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम बोलते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट से जुड़ने के बाद यूज़र को नेट पर विभिन्न साइट्स को उपलब्ध कराता है तथा इन साइट्स के प्रस्तावों को प्रदर्शित करता है। यानी कि यूज़र यदि कोई सूचना चाहता है तो ब्राउज़र उसको सामने प्रस्तुत करता है सर्च इंजन की सहायता से। मगर जब तक आप ब्राउज़र नहीं ओपन करोगे, सर्च इंजन काम करने वाला नहीं है। नेट पर किसी साइट पर पहुंचने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बॉक्स में उस साइट के एड्रेस को डालना होता है, अर्थात साइट के URL को लिखना पड़ता है। जब तक वेबसाइट आप नहीं लिखेंगे तो ब्राउज़र या फिर सर्च इंजन आपको क्या ला करके देगा? ऐसा करने पर ब्राउज़र एड्रेस बार पर लिखे साइट एड्रेस के
होम पेज यानी कि पहले पेज को आपके स्क्रीन पर ओपन कर देता है। इस प्रकार वेब पर सभी साइट्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है। वेब को एक्सप्लोर करने को सामान्यतः नेट सर्फिंग कहते हैं, यानी कि नेट चलाना ही क्या है, नेट सर्फिंग है। जब किसी URL को ब्राउज़र में डाला जाता है, जब किसी URL मान लो, वेबसाइट मान लो, वेब एड्रेस मान लो, वह एक वेब पेज, फाइल अथवा डॉक्यूमेंट होता है। जैसे वेबसाइट के बारे में बताया गया कि वेब पेज से बना, वेब पेजों का समूह वेबसाइट है। और फिर वेब पेज क्या है, तो सूचनाओं से बना पेज, जिसको HTML के द्वारा बनाते हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है। यूज़र को वेब पेज दिखाने के लिए ब्राउज़र इसकी एक प्रतिलिपि कंप्यूटर पर बना देता है, अर्थात ब्राउज़र इसे कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लेता है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि डाउनलोडिंग होती क्या है, कि ब्राउज़र उसको डाउनलोड करेगा। डाउनलोड क्या है, तो वांछित वेब पेज यानी कि जो चीज़ आप चाहते हो अथवा जो फाइल आप चाहते हो अथवा डॉक्यूमेंट जो आप चाहते हो उसकी कॉपी कंप्यूटर पर प्राप्त करना क्या है, डाउनलोडिंग है। उसकी कॉपी मिलती है ना, वो ओरिजिनल थोड़ी मिलता है हमको, उसकी कॉपी मिलेगी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथा मनोरंजक साइट्स हैं, जैसे इंटरनेट पर प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित साइट्स उपलब्ध हैं, जो सूचनाएं चाहिए आपको मिलेंगी। इनमें से कुछ साइट्स निम्नवत हैं जिनमें कुछ तकनीकी जानकारी देती हैं और कुछ शैक्षणिक जानकारी, तो कुछ मनोरंजक जानकारियाँ देती हैं। ये साइट्स इंटरनेट पर उपलब्ध असंख्य साइट्स में से कुछ ही हैं। इन साइट्स के अतिरिक्त आप किसी विषय संबंधित साइट इंटरनेट पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो Microsoft.com हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, ट्यूटोरियल के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। Netscape.com, तो नेटस्केप होम पेज विभिन्न सूचनाओं से परिपूर्ण होता है, जिसके नए संस्करण, उसके साइट्स की लिस्ट, इंटरनेट की डायरेक्टरी सब दिखाई देता है उसमें। Britannica.com विश्व का प्रसिद्ध ज्ञान कोश है, ऑनलाइन उपलब्ध होता है। इस साइट से आप अपने स्कूल के विभिन्न प्रोजेक्ट, साथ में शैक्षणिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। Discovery.com डिस्कवरी चैनल जो आपको देता है प्रकृति के बारे में, वैज्ञानिक कार्यक्रमों के बारे में, जानवरों के बारे में डिस्कवर करने के बारे में बताता है। National Geographical.com/kids यह साइट भी प्रकृति विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। साथ में छोटे बच्चों के लिए यह साइट मनोरंजन से परिपूर्ण है। Funbrain.com यह बच्चों के मनोरंजन के लिए अत्यंत रोचक साइट है। यह साइट सभी आयु के बच्चों के लिए अनेक खेल प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त यह साइट अध्यापकों तथा माता पिता के लिए भी जानकारियाँ प्रदान करती है। साथ में बच्चों का ब्रेन डेवलप हो, इससे रिलेटेड भी अनेक गेम्स होते हैं उसमें। Krylo.com क्राइलो से होता है कि यह साइट रचनाकारों से अत्यंत उपयोगी है, रचनाकारों के लिए। इस साइट के द्वारा किसी वस्तु की रचना, चित्र बनाना, रंग भरना इत्यादि कार्यों से संबंधित विभिन्न उपयोगी तथा अन्य जानकारियाँ प्रत्येक आयु के लोगों के लिए प्राप्त की जा सकती हैं। Shaadi.com बहुत फेमस है, शादी विवाह संबंधित सबसे बड़ी वेबसाइट है। इस पर आप अपना बायोडाटा, फोटोग्राफ्स है, जिसकी शादी नहीं हुई है वो डाल सकता है, सभी लोग नहीं, जिसकी शादी नहीं हुई वो आसानी से डाल सकते हैं और वर वधू खोजे जा सकते हैं। Netjowl.com यह भारतीय भाषाओं में समाचारों तथा भारतीय साहित्य से संबंधित एक पोर्टल है, जिस पर आपको हिंदी भाषा में ईमेल खोलने, हम अभी तक जितना ईमेल ओपन करते हैं वो अंग्रेजी भाषा में होता है, मगर Netjowl.com से हम अपनी ईमेल आईडी हिंदी भाषा में बना सकते हैं, इसकी सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप भारत के संबंध में यहाँ से ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया बहनों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों का विद्यालय बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, इससे पहले कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। बहुत बहुत